आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी अधूरी कहानी भाग 8। उनका घर लकड़ी से बना हुआ था और काफ़ी बेहतरीन भी था और सलीके से भी सजाया हुआ था। घर काफ़ी छोटा सा था, पर घर के अंदर की तरफ आती सीढ़ियों से पूरे घर का नज़ारा साफ नज़र आता था। जहाँ दाईं ओर रसोई थी तो वहीं बाईं ओर सीढ़ियों के ऊपर की तरफ जाती थी, जहाँ पर शायद 2 कमरे थे और रसोई के बगल में कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था। बाईं तरफ सीढ़ियों के पास से ही लगकर एक लकड़ी थी, जिसके पास खड़ा कोई भी इंसान डल झील को आराम से देख सकता था। मोक्ष चारों तरफ देखता है और जूते एक तरफ उतारते हुए अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर गौरी की माँ जमीन पर खाने का सामान रख रही थी। शायद वो वहीं बैठकर एक साथ खाना खाते थे। गौरी के बाबा के साथ जाकर हाथ मुंह धोने के बाद वो भी उन सबके साथ आ बैठता है। हालांकि पहले तो उसे वहाँ पर काफ़ी असहज लग रहा था, पर उन सबके सरल स्वभाव ने मोक्ष को जल्द ही खुद में रच बसा लिया और मोक्ष सोनू की बातें सुन मुस्कुरा देता। गौरी बर्तन उठाए मोक्ष की प्लेट में चावल डालते हुए कहती है, अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। गौरी के इतना कहते ही उसकी माँ उसे कोहनी मारती है तो वो अपनी जीभ दांतों तले दबाए कहती है, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। मोक्ष उसे मना करता है, पर गौरी कहाँ मानने वालों में से थी। वो जबरदस्ती उसकी प्लेट में खाना उड़ेलते हुए देखती है तो मोक्ष उसे चुपचाप खाता रहता है। तभी गौरी की माँ उसके बाबा से पूछती है, वो सुबह वाली बात का क्या हुआ? गौरी के बाबा एक पल को रुकते हैं और फिर पूछते हैं, किस बात का? गौरी के ब्याह की बात का, और क्या? गौरी की माँ ने इतना कहा ही था कि मोक्ष का दिल धक से रह जाता है, मानो अपनी 2 धड़कनों के साथ धड़कना ही भूल गया हो। वो प्लेट पर नजरें गड़ाए कुछ पल उन चावलों को देखता रहता है, पर तभी गौरी के बाबा की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, हाँ याद आया, वो लड़का अच्छा है और बैंक में नौकरी करता है। गौरी की माँ हाँ में सिर हिला देती है और कुछ पलों बाद खाना खत्म कर सभी अपनी अपनी जगह से उठते हैं और मोक्ष के जाने से पहले गौरी उसकी तरफ एक गिलास बढ़ा देती है, जिसे देख मोक्ष हैरानी से उसे देखता है, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है और मोक्ष कुछ पल हैरानी से उस हल्दी वाले दूध को घूरता रहता है और फिर एक ही सांस में उसे पूरा पी जाता है। माँ, मैं इनको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ, कहीं खो ना जाए अंधेरे में। गौरी आवाज़ देते हुए अपनी माँ से कहती है तो अंदर से हंसी के साथ हाँ में जवाब आता है और गौरी मोक्ष के साथ वहाँ से बाहर की तरफ चल देती है। घर के चंद पलों के फासले पर उन दोनों में गहरी चुप्पी छाई हुई थी, पर कुछ पलों बाद गौरी अपनी बात शुरू करते हुए कहती है, वैसे मैं ये शादी नहीं करने वाली। गौरी इतना कहकर मोक्ष की तरफ देखती है, जो एकदम चुप था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो मोक्ष से ये सब कह रही थी। क्या उसे कोई फर्क पड़ता था? पता नहीं, पर गौरी का दिल किया तो बस उसने कह दिया। वही मोक्ष उसकी बात का जवाब सिर्फ एक टुक में देते हुए कहता है, मोक्ष का इतना ठंडा जवाब पाकर गौरी चुप कर जाती है और फिर उसके साथ चलते हुए अचानक ही कहती है, वैसे मैं तो ना फौजी से ही शादी करूँगी। क्यों? ये पहला लफ्ज़ था जिसका इस्तेमाल मोक्ष ने इन कितने ही मिनटों की दूरी के बाद किया था, और उसका क्यों सुनकर गौरी कहती है, पता नहीं, पर वो मुझे अच्छे लगते हैं। इस अच्छे लगने में ना जाने कितना कुछ खास छुपा हुआ था, जो इस समय गौरी की चमकती आंखें साफ साफ बयां कर रही थी, जिन्हें मोक्ष किसी खुली किताब के जैसे पढ़ पा रहा था।
और इन चंद लफ्ज़ों के इस्तेमाल ने मोक्ष के होठों पर हल्की मुस्कान ला छोड़ी थी, जो उससे अलविदा कहते समय तक बरकरार थी। पर उस समय एक समय में वहाँ पर दो लोग अलग भाव लिए खड़े थे। एक था शायद फिर कभी ना मिल पाने का भाव, और दूसरा था शायद एक अनकहा सा भाव, जो दोनों के दरमियान सीमित रहा और आखिर दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ गए। यूं तो खाली छोड़ा नहीं पन्ना किसी कहानी का, यूं तो खाली छोड़ा नहीं पन्ना किसी कहानी का, पर आज कुछ लफ्ज़ चुप्पी से सौदा किए बैठे तुझे मेरे पास से गुजरते देखते रहे।